इंडोनेशिया में एक विमान हादसा होता है जहां 62 लोग मारे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मुद्दे पर ट्वीट करते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है। डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द अनफॉर्चुनेट प्लेन क्रैश इन इंडोनेशिया। इंडिया स्टैंड्स विद इंडोनेशिया इन दिस आवर ऑफ ग्रीफ। यानी कि इंडोनेशिया में 62 लोग मारे गए एक विमान हादसे में, जो जाहिर सी बात है बहुत दुखदाई है। मगर मेरा किसान भी तो मर रहा है ना सिंघू बॉर्डर पर, बताइए। और कल ही एक किसान ने आत्महत्या कर ली। मोदी जी, आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलेगा इन किसानों के लिए, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए किसान महापंचायत को संबोधित कर सकते हैं। आप कच्छ के किसानों के साथ आराम से मिलकर गप्पे मार सकते हैं। मगर सिंघू बॉर्डर पर जो किसान प्रदर्शन कर रहा है या धरना दे रहा है, उसके लिए एक शब्द नहीं है आपके जहन में। आप सिर्फ यही कहते हैं कि इसको बरगलाया गया है, इसको भटकाया जा रहा है, इसकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, उसके पीछे वामपंथियों और कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों का हाथ है। प्रधानमंत्री अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि आप सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान को इस तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं, और अब उस किसान का गुस्सा सामने उभर कर आ रहा है। इन तस्वीरों से स्पष्ट है, उसने कल बता दिया मनोहर लाल खट्टर और राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को अपनी ताकत। उचाना में वो जगह जहां दुष्यंत सिंह चौटाला उतरते हैं अपने हेलीकॉप्टर्स के साथ, उसने उस हेलीपैड को खोद दिया। और उसी तरह से करनाल, जहां पर किसान महापंचायत को मनोहर लाल खट्टर जो हैं संबोधित करने वाले थे, वहां पर उसने इन तस्वीरों के जरिए अपना दमखम दिखा दिया और स्पष्ट कर दिया कि किसानों से पंगा मत लीजिए। अगर आप जानते हैं, प्रोपेगेंडा फिर भी बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर इसके पीछे वामपंथियों और कांग्रेस का हाथ बता रहे हैं। मगर उससे पहले और भी बड़ा प्रोपेगेंडा जो मैं आपको बतलाना चाहूंगा, और आपके होश उड़ जाएंगे कि हमारे पत्रकार किस तरह से स्टेनो बन गए हैं, टाइपिस्ट बन गए हैं। कई न्यूज चैनल्स ने, कई एजेंसीज ने, कई अखबारों ने इस खबर को ही दफन कर दिया कि किस तरह से किसानों का रोष दिखा करनाल में, उचाना में, और उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उतरने ही नहीं दिया। आपके सामने प्रमाण, ये देखिए, प्रमाण नंबर 1, यह जागरण, देश का सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला अखबार, क्या कह रहा है? खराब मौसम के कारण हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का करनाल दौरा रद्द, किसान महापंचायत में लेना था हिस्सा। आपको शर्म नहीं आती? खराब मौसम की वजह से दौरा रद्द हुआ है, या किसान के आक्रोश की वजह से वो दौरा रद्द हुआ है? ये हालत है हमारे अखबारों की, और खासकर ये वो अखबार हैं जो करोड़ों की संख्या में घरों तक पहुंचते हैं, और वो इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। बात यहां नहीं रुकती, ये देखिए दूसरा, ये हिंद समाचार कुछ है, खराब मौसम के कारण किसान महापंचायत में शामिल नहीं हो सकते सीएम खट्टर। सेम भाषा, उसी तरह की भाषा। और अब बात यहां नहीं रुकती, अब आपके सामने दोस्तों, ये है अंबानी का न्यूज चैनल। इनका हेडलाइन देखिए, करनाल खराब मौसम के कारण, और क्या लिखा हुआ है? खराब मौसम के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसान महापंचायत में शामिल होने कैमला गांव नहीं पहुंच पाए। उनके हेलीकॉप्टर को खराब मौसम के कारण उड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकी। यह कार्यक्रम भाजपा नेताओं की ओर से किया गया था। तो यहां दो चीजें बात उभर कर आती हैं। नंबर 1 कि किसान के आंदोलन को ही दबा दो, या तो उसे बदनाम करो या उसके आंदोलन को ही दबा दो। और खुद बता रहे हैं कि यह कार्यक्रम भाजपा के नेताओं की तरफ से किया गया था, यानी कि इसका किसान महापंचायत से भी कोई लेना देना नहीं था। यह सिर्फ बीजेपी का एक समारोह था। और उसके बाद बौखलाए हुए मनोहर लाल खट्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं कि इसके पीछे कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों का हाथ था। पहले तो आप सुनिए वो कह क्या रहे हैं, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। आंदोलन के पीछे अगर हाथ है तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है। तो ये सारे लोगों को भी इस बात का ध्यान में आता है कि ये कोई तौर तरीका नहीं है। खट्टर साहब, आप वो विरले मुख्यमंत्री हैं जिनके मंत्रियों ने बलात्कारी राम रहीम का समर्थन किया था, चाहे आपके मंत्री अनिल विज रहे हों और
खैर, भारतीय जनता पार्टी के तो बड़े बड़े सांसदों ने राम रहीम का समर्थन किया था, मगर आपकी सरकार किस तरह से राम रहीम के सामने नतमस्तक थी, एक बलात्कारी के सामने नतमस्तक थी, पूरी दुनिया जानती है। अब आप कह रहे हैं कि किसानों के पीछे कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों का हाथ है। ये बीजेपी भूल गई है कि किस तरह से खुद राजनाथ सिंह ने कहा था कि जरूरी नहीं कि किसान किस संगठन से जुड़ा है या उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, मैं तो हमेशा किसान के समर्थन में रहता हूं। याद है या भूल गए? फिर से सुनिए। हम कभी यह नहीं देखते हैं किस पार्टी का, किस संगठन का कोई आंदोलन है अथवा कार्यक्रम है। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी से हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह की इस बात को भूल गए, इसलिए मेरी भी आपसे अपील है दोस्तों कि खासकर बीजेपी वालों से कि अपने इतिहास को ना भूलें आप लोग। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब अन्ना आंदोलन हुआ था, हम सब जानते थे, जो पत्रकार उसे कवर कर रहे थे, कि वहां पर आरएसएस का दमखम था। और यह बाद में जाके पता चला कि इसके पीछे अजीत डोभाल की संस्था विवेकानंद फाउंडेशन का दिमाग लगा था। मगर मेरे जैसे पत्रकार जो उसे कवर कर रहे थे और समर्थन भी कर रहे थे, क्योंकि मेरा यह मानना था कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन होना चाहिए, एक ऐसा गुट होना चाहिए जो सरकार को कटघरे में रखे हमेशा। मुझे ऐसा लगा था कि अन्ना आंदोलन ये भूमिका निभाएगा। यह बात अलग है कि अन्ना आंदोलन, अन्ना खुद ही खामोश हो गए। आपने कभी भी अन्ना को मोदी सरकार के खिलाफ तेवर सख्त करते हुए नहीं देखा या अनशन करते नहीं देखा। बस धमकी देते रहते हैं, बयान देते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, जनरल वीके सिंह वो सांसद बन गए, अनुपम खेर तो खैर आप चाटुकार हैं, उनकी क्या बात करें, किरण बेदी वो तो आप जानते ही हैं, बीजेपी की नेता, और उसके बाद पुडुचेरी में राज्यपाल हैं वो। तो जो मैं आपको कहने का यहां प्रयास कर रहा हूं, वो ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि इस आंदोलन में जितने लोग शामिल थे, उन्होंने सबने अपनी रोटियां सेकी। बावजूद इसके मुझे ऐसा लगता है कि अन्ना आंदोलन के पीछे बेशक आरएसएस का हाथ हो, मगर ऐसा आंदोलन होना चाहिए था, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार एक कैंसर था जिसके खिलाफ जो है लोगों को उग्र होना चाहिए था, आवाज उठानी चाहिए थी। यह बात अलग है कि उस आंदोलन का मकसद ही कुछ और था। उस आंदोलन का मकसद सिस्टम को बदलना नहीं था। उस आंदोलन का मकसद सिर्फ कांग्रेस को हटाना था और बीजेपी को लाना था। वो बीजेपी जो अब लोकतंत्र की बखिया उधेड़ रही है, ऐसी तैसी कर रही है। तो मैं आपको क्या बतलाने का प्रयास कर रहा हूं, उस आंदोलन के पीछे आरएसएस का हाथ था। मगर खट्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उस आंदोलन को भी बदनाम किया जाना चाहिए था? बहुत अजीबोगरीब देश है ये दोस्तों। किसान जो बेचारा मैदान में उतरता है, एक के बाद एक मर रहा है, 60 लोग मर चुके हैं साहब। उस किसान के लिए एक शब्द नहीं हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है या मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस वक्त जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, और उसका मकसद क्या है? राम मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा करना। अब देखिए, बहुत अच्छी बात है आप राम मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो वो जमीन राम मंदिर के लिए दे ही दी। ये बात अलग है कि उन्होंने अपने फैसले में ये भी कहा था, हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि वहां नीचे राम मंदिर ही था, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा था कि 1947-48 में जब राम लला की वहां पर मूर्ति स्थापित की गई थी, वो पूरी तरह से गैर कानूनी थी। बावजूद इसके उन्होंने जो जमीन है वो राम मंदिर के लिए दे दी। चलिए, उस चीज को हम अगर भूल भी जाएं, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि राम मंदिर के लिए पैसे भी इकट्ठे हो गए हैं, मूर्तियां भी आ गई हैं, पत्थर भी आ गए हैं, सब कुछ हो गया है। प्रधानमंत्री ने उसका शानदार उद्घाटन भी कर दिया। बाद में यह पता चला कि राम मंदिर के नीचे तो नदी बह रही है। और कोई भी वहां राम मंदिर की नींव रखेगा तो वो राम मंदिर की जो नींव रहेगी वो अस्थायी रहेगी। तो मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं कि उसके लिए तो पैसे इकट्ठे हो गए थे ना, फिर ये लोग क्यों फिर से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं? क्या जनता को जानने का अधिकार नहीं है? मगर दूसरी तरफ जब किसान भाई बंधु जो है पिज्जा खाता है, तो उसको लेकर आप उसे बदनाम करते हैं। किसान के बारे में कह रहे हैं कि साहब खालिस्तानी जो है वो पैसा दे रहा है, उसे कनाडा से पैसे आ रहे हैं, उसे आप बदनाम करते हैं।
मगर यहां पर राम मंदिर के लिए पैसे पहले ही इकट्ठे हो चुके हैं, बावजूद इसके लोग नए सिरे से इकट्ठा कर रहे हैं। इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इनसे कोई जवाबदेही नहीं है आपकी। ये बात आपको अटपटी नहीं लगती? सारी बदनामी बेचारे किसान को ही झेलना पड़ेगा। टारगेट आप सिर्फ किसान को करते हो। क्या सरकारों की या इन संस्थाओं की कोई जवाबदेही नहीं है? बहुत अच्छी बात है राम मंदिर बन रहा है, मगर पैसे तो इकट्ठे हो चुके थे ना। क्या इन लोगों से सवाल नहीं किया जाएगा? सारे सवाल तुम्हारे सिर्फ किसानों के लिए हैं। अजीबोगरीब देश है दोस्तों। डॉक्टर कफील, इस शख्स को रासुका के अंतर्गत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत करीब 9-10 महीनों तक जेल में रखा जाता है। बाद में अदालत उन्हें रिहा कर देता है, यह कहते हुए कि इन्होंने जो भाषण दिया था वो तो सामाजिक एकता का प्रतीक है। मगर 10 महीने तक इस बंदे को जेल में रखा जाता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने योगी सरकार पहुंच जाती है, हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने। सुप्रीम कोर्ट कहता है जाओ वापस। अजीब देश है। मुनव्वर फारूकी, इस कॉमेडियन को अब 2 हफ्ते के लिए जेल में रख दिया गया है। स्थानीय पुलिस ये कह रही है हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि इन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया, मगर इस बंदे को जेल में डाल दिया गया। अजीबोगरीब देश है ये। आप जानते हैं मुझे तो क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आज की तारीख में अगर अटल जी भी होते ना, या ये कहा जाए अटल जी अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के होते ना, तो ये लोग अटल जी को भी देशद्रोही बताते। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1998 से 2004 के बीच में बीजेपी की सरकार थी। अटल जी ने पाकिस्तानियों को गले लगाया, वो बस लेकर गए, फिर उनके पीठ में खंजर भोंका गया, करगिल हुआ। बावजूद उसके उन्होंने कश्मीर के साथ कश्मीर को मरहम लगाया, हीलिंग टच दिया। उस हीलिंग टच का नतीजा यह था दोस्तों कि करीब 2003 से लेकर 2015 तक या 2014 तक कश्मीर में काफी हद तक शांति थी। और उस हीलिंग टच का मकसद क्या था? उस हीलिंग टच को अगर मैं एक पंक्ति में कहूं कि सिर्फ कश्मीर हमारा अभिन्न अंग नहीं है, बल्कि कश्मीरी भी हमारे भाई बंधु हैं। और यह बात मैं भी लगातार कहता हूं। कल्पना कीजिए अगर यही काम किसी गैर भाजपा प्रधानमंत्री ने किया होता, तब बीजेपी का प्रचार तंत्र अटल जी को भी देशद्रोही बताता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कश्मीरियों के साथ या कश्मीरियों को हीलिंग टच देने का प्रयास किया था, या फिर पाकिस्तान के साथ सार्थक बातचीत की उन्होंने पहल की थी। बहुत ही अजीबोगरीब इनके तर्क हैं देशभक्ति और देशद्रोह को लेकर। इन लोगों की कोई जवाबदेही नहीं है। ये लोग हमारी आस्था के साथ खेल सकते हैं, राम मंदिर के नाम पर फिर से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, मगर किसान की रैली में अगर कोई पिज्जा भी खा ले तो उसको लेकर ये लोग इन्हें देशद्रोही और खालिस्तानी बता देते हैं। मैं आज 2 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात, मेरी एक बहुत ही ईमानदार अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आप लोग किसान को लगातार बदनाम कर रहे हैं, एक के बाद एक किसान मर रहा है। उस किसान के हौसले का आप लोग इम्तिहान ले रहे हैं। वो किसान एक इंसान ही है, आपके और मेरी तरह। और जब हम लोग अपना आपा खो देते हैं तो कभी कभी हम लोग लक्ष्मण रेखा को पार कर देते हैं। हम उस किसान को लगातार प्रवोक कर रहे हैं, उसे भड़का रहे हैं। हमें इस खेल से बचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, किसान भाई बंधुओं से भी मेरी अपील। मैंने इंडिया टुडे में एक कार्यक्रम देखा था जिसमें उनकी 2 महिला रिपोर्टर्स गई थीं और उनका यह दावा था कि वहां मौजूद किसानों ने उनके साथ बदतमीजी की। अगर यह हकीकत है तो मेरे हिसाब से किसान भाई बंधुओं को इस बात से बचना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत खूबसूरत आंदोलन कर रहे हैं। इससे अब हिंसा की गिरफ्त में मत पड़ने दें। अभी बहुत लंबा इम्तिहान है आपके सामने, ठीक है? बहुत ही लंबा इम्तिहान है। तो मेरी आपसे यही अपील थी दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति मिलेगी और किसान के लिए इतनी मुश्किलें पैदा नहीं की जाएंगी, उसे इस तरह से बदनाम न किया जाएगा। अब विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत।